स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2018 अक्टूबर-नवंबर पेपर 1 का सोल्यूशन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। एक एप्पल जो है एक ट्री से गिरता है। विच रो डिस्क्राइब्स द force acting on the apple and the motion of the apple as it falls। तो फोर्स कौन सी कैसी अप्लाई हो रही होगी एप्पल पर और उसकी मोशन किस तरह होगी, हमने बताना है। फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल इज बैलेंस और अनबैलेंस, टू ऑप्शन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, जो फोर्स है एप्पल पर वो अनबैलेंस होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल एप्पल ही है, वो अगर नीचे गिर रहा है, इट्स मीन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ज्यादा है, फोर्स बैलेंस नहीं हो रही। फोर्स बैलेंस का मीन ये है कि जितनी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और नेट फोर्स हमारे पास जो है वो जीरो यानी कि बैलेंस फोर्स आ जाएगी। तो अगर एप्पल जो है नीचे गिर रहा है, इट्स मीन कि उस पर फोर्स बैलेंस नहीं है, तो अनबैलेंस फोर्स होगी। एंड सेकंड थिंग कि उसकी अब मोशन किस तरह की होगी, एक्सेलरेशन वाली होगी या कांस्टेंट स्पीड से नीचे फॉल करेगा एप्पल। एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करता है तो उसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि g होता है, जिसकी वैल्यू 10 यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इट्स मीन कि एक्सेलरेशन से मूव करेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा 9.8 या फिर 10 जिसे हम कहते हैं। तो इट्स मीन सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। द टेबल शोज हाउ द स्पीड ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स A, B, C and D change with time. Which body has an acceleration that is not constant? किस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा? We know that कि एक्सेलरेशन जो है वो इज इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम तो सब में कांस्टेंट ही है, 1 सेकंड का चेंज आ रहा है तो टाइम सब में कांस्टेंट है। अब मीन एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पर। जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज है अगर कांस्टेंट होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो हम देखते हैं किस ऑब्जेक्ट में चेंज कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि 0 से 1 जो है वो 1 का चेंज आया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये चेंज जो है 1 का है, और 1 से 3 2 का चेंज आया है, और 3 से 6 3 का चेंज आया है। तो ये जो चेंज आ रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। तो इट्स मीन इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो यही उसने पूछा था कि कांस्टेंट किस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी नॉट कांस्टेंट ए ऑब्जेक्ट जो है वो करेक्ट होगा। अब बी में देखते हैं, बी में चेंज कांस्टेंट होना चाहिए। 0 to 2 जो चेंज है 2 का है, 2 to 4 चेंज 2 का है, 4 to 6 चेंज 2 का है। सब में चेंज 2 2 आ रहा है। यहाँ पर चेंज 3 3 आएगा सब में, यहाँ पर चेंज 1 1 आ रहा है। तो सब में चेंज कांस्टेंट आ रहा है, सिर्फ जो फर्स्ट पार्ट है इसमें चेंज कांस्टेंट नहीं है, तो इट्स मीन इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसी वजह से मैंने कहा कि ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन इंजन पुल्स अ ट्रक एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल ट्रैक। द लिंक बिटवीन द इंजन एंड द ट्रक ब्रेक्स। द ड्राइविंग फोर्स ऑन द इंजन रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द इंजन एंड ऑन द ट्रक? इंजन और ट्रक पर क्या इफेक्ट होगा अगर ये यहाँ पर जो लिंक है ये ब्रेक हो जाए, ये लिंक ब्रेक हो जाए। अब स्टूडेंट्स देखें कि इंजन पर ड्राइविंग फोर्स सप्लाई हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो इंजन को मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसे मैं कह देता हूँ कि FD है ये ड्राइविंग फोर्स। ओके, ये ड्राइविंग फोर्स अप्लाई हो रही है इंजन पर। अब इंजन पर ड्राइविंग फोर्स अप्लाई हो रही है तो इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले इसके साथ ट्रक अटैच है। ये ट्रक जो है इसका स्पेसिफिक मास होगा, जिसकी वजह से वेट होगा, जिसे हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड लेट्स सपोज 10 है। अगर ये लिंक ब्रेक हो जाए तो अब इसका जो वेट है सारे का सारा वो इस इंजन से अलग हो गया, लेकिन इंजन पर फोर्स वही सेम ही लग रही है, ड्राइविंग फोर्स। अब इंजन का जो वेट है या फिर जो मास है वो कम हो गया, इस तरह कह सकते हैं हम, यानी इस ट्रेन का मास कम हो गया। तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है फोर्स पर एंड मास पर। तो मास इसका डिक्रीज हो गया तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी इसकी स्पीड में इंक्रीज आएगा। ओके, तो अब इंजन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो ट्रक है अब उस पर पहले ड्राइविंग फोर्स, ये जो ड्राइविंग फोर्स है यहाँ से लिंक के थ्रू इस ट्रक पर भी अप्लाई हो रही थी, ट्रक भी साथ साथ जा रहा था ना इस इंजन के। अब ये लिंक ब्रेक हो गया तो मतलब इस ट्रक पर ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो नहीं अप्लाई होगी। तो अब ये फिर ट्रक ऐसा ऐसा स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो ऑप्शंस को देखते हैं कि इंजन जो है वो स्पीड अप होगा
एंड जो ट्रक है वो स्लोज डाउन होगा। तो बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑन विच कार इज देयर अ रिजल्टेंट फोर्स? कौन सी कार पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड एट कांस्टेंट स्पीड। स्टूडेंट्स, अगर कोई कार स्ट्रेट डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इट्स मीन उस पर नेट फोर्स जो है वो एफ नेट जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स अप्लाई हो रही होती तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड मीन एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट स्पीड मीन इस कार पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। बी ऑप्शन देखते हैं। कार मूविंग अराउंड अ बेंड एट कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, जो चेंजिंग आई वो ये है कि वो अराउंड बेंड मूव कर रही है, मीन वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। कार जो है वो कुछ इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। अब कार की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वी नो दैट डायरेक्शन चेंज होने से कार जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई होती है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस वजह से यहाँ पर जो कार है उसकी बेशक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट उसका सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जिसकी वजह से अब इस कार पर हम कहेंगे फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है, बेशक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ओके, सी ऑप्शन देखते हैं। कार मूविंग अप हिल एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब भी कार जो है स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 होगी। ओके, अ कार दैट इज स्टेशनरी, जो कार वैसे रुकी हुई है वो तो 0 है उस पर फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच पीस ऑफ apparatus may be used to compare the masses of two objects? टू ऑब्जेक्ट्स के मैसेज को कंपेयर करना है तो कौन सा apparatus यूज होगा? बैलेंस। यस, हम बैलेंस को यूज करते हैं टू मैसेज को कंपेयर करने के लिए, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। Question number 6 देखते हैं। The graph shows how the extension of a spring change with the mass suspended from it when the spring is on planet X and when spring is on planet Y। तो ये ग्राफ है हमारे पास x प्लेनेट पर स्प्रिंग की एक्सटेंशन का और y प्लेनेट पर स्प्रिंग की एक्सटेंशन का। Which conclusion can be drawn from these graph? तो क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स एक्स एंड वाई। तो जितने भी ऑप्शंस होंगे आई थिंक उनमें फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, तो एक्चुअली हमने फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो निकालनी है। तो चले हम जो है स्प्रिंग के एक्सटेंशन से फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अब फील्ड स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स कैसे निकालनी है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना वो फोर्स अप्लाई करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है ना उतना स्प्रिंग की एक्सटेंशन होती है, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी एक मैस पर उतनी ज्यादा ये स्प्रिंग जो है ये एक्सटेंड होगा, जैसे हम एक्स डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी एक्सटेंशन को। तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैं इसे एफ जी लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ज्यादा स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा स्प्रिंग ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, जो ज्यादा एक्सटेंड हुआ मीन उस पर फोर्स ज्यादा है। तो हम उनकी रेशियो ले लेते हैं, एक्सटेंशन की रेशियो से हम पता चला सकते हैं कि फोर्स कितनी ज्यादा होगी इन दोनों प्लैनेट्स पर। 1 kg ऑब्जेक्ट की से एक्सटेंशन जो y पर हो रही है, y प्लैनेट पर वो हो रही है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सटेंशन ऑन y प्लैनेट पर जो एक्सटेंशन हुई है 1 kg ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, हमने फिक्स कर दिया 1 kg ऑब्जेक्ट की रीडिंग ले रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रीडिंग ले लें, 2 kg के लिए 3 kg के लिए आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो 1 kg ऑब्जेक्ट के लिए जो रीडिंग आई है y प्लैनेट पर वो आई है 5 ओके 5 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंशन ऑन, अब हम लिख देते हैं ऑन x पर जो एक्सटेंशन हुई है 1 kg ऑब्जेक्ट की वजह से वो कितनी हुई है, ये देखें यहाँ पर जो ग्राफ है वो मीट कर रहा है 1 से x एक्सिस से, तो यहाँ पर हुई है 15, ये 10 और 20 के बिटवीन है ना, तो मीन 15 हुई है। अब मैं रेशियो निकालूंगा x ओवर y एक्सटेंशन की, तो आएगा 15 ओवर 5 जो कि आंसर आएगा 3। इट्स मीन कि x जो है वहां पर जो एक्सटेंशन हो रही है वो 3 टाइम्स ज्यादा हो रही है y से। इट्स मीन कि x पर जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो या ग्रेविटेशनल फील्ड वो 3 टाइम्स ग्रेटर है y से। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट x इज इक्वल, नहीं इक्वल तो नहीं है, 1/3 भी नहीं है, 3 टाइम्स है।
the gravitational field strength on x is 3 times the gravitational field on y। तो डी पार्ट ही करेक्ट होगा क्योंकि x पर जो gravitational field है वो 3 टाइम्स है y के। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू सिलेंडर्स P and Q are made of copper। ओके, the height of P is twice the height of Q, the diameter of P is half the diameter of Q, which statement is correct? The density of cylinder P is 4 times the cylinder Q। तो डेंसिटी को कंपेयर किया है। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको मेंटली सॉल्व करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने बैठना जाएगा, फॉर्मूलाज लगाने ना बैठ जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है मटेरियल पर, ये बात याद रखनी है। एक मटेरियल की डेंसिटी एक ही होती है। तो ये जो सिलेंडर है ये बना है कॉपर से और क्यू सिलेंडर भी किससे बना है? कॉपर से, लेकिन दोनों का वॉल्यूम चेंज है। इट डजंट मीन कि इनकी डेंसिटी भी चेंज हो गई है। जब दोनों मटेरियल सेम हो, सेम मटेरियल से बने हों तो उनकी डेंसिटी भी सेम होती है। तो यानी P और Q की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी यहाँ पर। और स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी हाइट डबल हो गई है तो इसकी जो एरिया है वो हाफ हो गया। यहाँ पर एरिया डबल हुआ है तो हाइट हाफ हो गई है, तो बैलेंस हो जाएंगी चीजें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल का आएगा। द डेंसिटी ऑफ P इज ट्वाइस। नो, द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर P इज इक्वल टू सिलेंडर Q। यस, तो सी पार्ट करेक्ट होगा, दोनों सिलेंडर्स की डेंसिटी सेम होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ टेनिस बॉल इज कंप्रेस्ड। ओके, वर्क इज डन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर इनसाइड द बॉल। Okay, and also to the rubber from which the ball is made. Which row is correct? Kinetic energy of the air molecules inside the ball कैसी होगी and temperature of the ball किस तरह का होगा। Okay, दो चीजें हमने फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस आया है एंड टेम्परेचर, दोनों में यहाँ लिख देता हूँ ताकि दोनों का हम डिस्कस कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं एक बॉल बना देता हूँ इसको, और इसमें एयर्स के मॉलिक्यूल्स भी ड्रा कर देता हूँ। ये एयर्स के मॉलिक्यूल हैं। ओके, अब हमने किया है इसको कंप्रेस, तो एनर्जी ट्रांसफर की है। तो एनर्जी ट्रांसफर करने से क्या होगा कि एक तो बॉल का सबसे पहले वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि बॉल जो है कंप्रेस हो जाएगी। तो वॉल्यूम, या जो डॉटेड लाइन है ये वॉल्यूम है। इससे मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये जो बॉल का वॉल्यूम है वो न्यू वॉल्यूम ये रेड है जो मैंने बनाया, एयर भी कंप्रेस हो गई है। अब हमने जो एनर्जी दी थी वो यूज हुई है एक तो बॉल का वॉल्यूम डिक्रीज करने में, और कुछ एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर हो गई है जो कि बॉल के अंदर है। ओके, तो इन मॉलिक्यूल्स को भी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो इनको एनर्जी ट्रांसफर होने से इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनको क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुई है, एनर्जी दी है हमने और कंप्रेस भी किया है, तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो किसी गैस का तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली, उनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, तो दोनों चीजें इंक्रीज होंगी। ऑप्शंस को देखते हैं। ए में डिक्रीज, सी में डिक्रीज है और डी में दोनों ही इंक्रीज है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पाथ्स आर लेट एज शोन बिटवीन एक्स, वाई एंड सी। ओके, अ पर्सन वॉक अलोंग द पाथ्स फ्रॉम एक्स टू वाई टू जी एंड देन बैक टू एक्स। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पर्सन है वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, इनिशियल पोजीशन ये है, और चल के दोबारा एक्स पर आ गया है, फाइनल पोजीशन भी उसकी एक्स ही है। तो इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इट्स मीन कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो आ गया हमारे पास, ये कन्फर्म है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, यस, फर्स्ट टू ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो टोटल डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता ना स्टूडेंट्स, उसने वॉक किया इतनी, तो टोटल डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता। इट्स मीन ये कंफर्म है कि ये सेकंड ऑप्शन बी ही करेक्ट है। लेकिन हम फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपने पेपर में सॉल्व कुछ इस तरह करना है, ज्यादा वहां पर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपको ये ना हो कि पेपर अटेम्प्ट ना हो सके कंप्लीट। तो यहाँ पर देखें x to y 5 मीटर प्लस 12 मीटर, 17 मीटर प्लस 13 मीटर, 30 आ गया हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 30 है, जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो बी पार्ट ही करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच डायग्राम शोज द एडिशन ऑफ द 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्स। 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्स को ऐड किया जा रहा है और हमारे पास रिजल्टेंट 5 आ रहा है।
ये कंफर्म है। मैग्नीट्यूड तीन फोर के 4 ऑप्शन में 5 रिजल्टेंट आ रहा है, इट्स मीन 5 मैग्नीट्यूड तो कंफर्म है, बस हमने डायरेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करना है सबकी। तो अगर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल चले, ये एक वेक्टर है, इसके हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल है, ओके, और इसका ये आ गया 2 वेक्टर्स। अब इनको ऐड करना है तो फर्स्ट की टेल और लास्ट के हेड को आपस में हमने मिलाना है, तो ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, इसी में सब कुछ अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। बात कर लेते हैं बी की। तो यहाँ पर देखें कि ये फर्स्ट जो हमारे पास वेक्टर है ओके है, और इसकी हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल है, तो ये भी ओके है। और जो थर्ड वेक्टर है उसमें होना ये चाहिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी टेल जो है फर्स्ट वेक्टर की टेल से और उसका हेड जो है लास्ट वेक्टर के हेड से मिलता होता है। तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह आनी चाहिए, तो ये डायरेक्शन उल्ट है, मतलब ये डायरेक्शन रॉन्ग यहाँ पर शो की गया है, बी पार्ट तो करेक्ट नहीं है। इस तरह सी में देखें, सी में वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में शो किया गया एक्स वेक्टर, तो नो प्रॉब्लम, इसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन फिर जो सेकंड वेक्टर होता है उसकी टेल, ये वाली जो टेल है ये फर्स्ट वेक्टर के हेड पर होनी चाहिए यहाँ पर, तो ये वेक्टर कुछ इस तरह होना चाहिए, तो ये लेकिन टेल पर शो किया गया, तो ये करेक्ट नहीं ऑप्शन, तो इसकी पोजीशन क्योंकि करेक्ट नहीं है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। इस तरह डी में भी देखें, दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके हेड आपस में मिल रहे हैं, जो ये भी इम्पॉसिबल है, हेड टेल में ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। The diagram represents a geothermal power station. ये हमारे पास एक geothermal power station है which useful energy transformation is taking place. तो geothermal transformation में होता क्या है कि यहाँ से हम cold water जो है वो नीचे जमीन में भेजते हैं, यहाँ पर होती है hot rocks। ये hot rocks की वजह से water hot हो जाता है और hot होके boil हो जाता है और steam बन जाता है। ये steam जो है दोबारा ऊपर जाती है और इस steam से हम electricity बना लेते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो hot rocks होती है उनमें होती है thermal energy, heat होती है ना, थर्मल एनर्जी होती है, और इसको स्टीम में कन्वर्ट करके हम स्टीम को क्या यूज करते हैं बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टीम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज हो रही है, यानी कि थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल, नो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल, नो। पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो। थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस। थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 0.5 मीटर वर्टिकली एज शोन। ओके, the load weighs 40 newton, the power of the motor is 20 watt and the system is 25% efficient. How long does it take to raise the load? हमने टाइम फाइंड करना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मुझे एक्चुअली यहाँ से टाइम निकालना है। ओके, वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड 40 है, पावर मोटर की 20 वाट है सबसे पहले, और ये 25% एफिशिएंट है। इस मीन के ये जो 20 वाट है इसका 25% ही यूजफुल है हमारे लिए, तो हम इसका 25% पहले निकाल लेते हैं। तो जो यूजफुल पावर है उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25% से। तो परसेंटेज को खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा आंसर 5। तो जो एक्चुअल पावर है जो यूज हो रही है वो 5 वाट है। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 वाट हमारे पास पावर आ गई। इस पावर से इस लोड को हमने अपवर्ड उठाना है, कितने टाइम में उठाएंगे, 0.5 मीटर तक, वो हमने फाइंड करना है। तो वी नो दैट कि पावर इज इक्वल टू होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पर जो वर्क डन है वो इज इक्वल टू होगा mgh, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन जब किसी चीज को मूव करें तो जो वर्क डन है वो mgh होता है, और mg यहाँ पर क्या होता है, वेट होता है, वी नो दैट। और यहाँ पर वो बताया गया हमें कि ये 40 है। तो स्टूडेंट्स, वेट हमारे पास 40 है, हाइट हमने जो मूव करनी है वो 0.5 है, एंड टाइम हमने कैलकुलेट करना है, और पावर यूजफुल पावर जो है वो 5 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा कि यूजफुल पावर 5 है, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो है 20 आ रहा है, और ये टाइम है, और इसे हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 20/5, जो कि आ जाएगा 4 सेकेंड्स। तो एक्चुअली 4 सेकेंड्स में ये लोड जो है हम इसे लिफ्ट कर लेंगे, तो सी पार्ट करेक्ट होगा, जो कि 4 सेकेंड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 13। Different liquids are poured into 4 different containers. Okay, in which container does the liquid produce the greatest pressure at the bottom of the container? तो bottom of the container पर जो liquid है सबसे ज्यादा pressure कहाँ अप्लाई कर रहा है, ये हमने कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला है P। मैं यहाँ पर लिक्विड L मेंशन कर देता हूँ कि लिक्विड के लिए प्रेशर का फॉर्मूला है, सिर्फ सबके लिए नहीं है।
तो लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई करता है वो फॉर्मूला होता है रो जी एच। यहाँ पर रो डेंसिटी है, एच हाइट होती है लिक्विड की कि कितना जो है लिक्विड की डेप्थ कितनी, और जी ग्रेविटी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ग्रेविटी तो सबके लिए सेम है, तो अभी मैं ग्रेविटी को इग्नोर करता हूँ और यहाँ पर डेंसिटी और हाइट को मल्टीप्लाई करके मैं फाइंड कर लेता हूँ कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके बॉटम पर। तो ये हमारे पास डेंसिटी है रो एंड ये हाइट है, तो इन दोनों चीजों का हमने यूज करना है, एरिया हमारे किसी काम का नहीं, ये वाला एरिया। ओके, तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट कैलकुलेशन है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा 65। स्टूडेंट ये 65 प्रेशर नहीं है, याद रखना है, ये हमें ग्रेविटी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 एक्चुअल टोटल प्रेशर है। चलो मैं टोटल प्रेशर ही काउंट करते जाता हूँ ताकि हमें आप कंफ्यूज ना हो। तो 650 जी की वैल्यू 10 पुट करके फिर मैंने ये आंसर लिखा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा इन दोनों वैल्यूज का यहाँ प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 तो आ जाएगा 640। 10 यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पुट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये 600 प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड द लास्ट वन इज 0.92 मल्टीप्लाई बाय 75 तो हमारे पास आ जाएगा 690 10 मल्टीप्लाई करके। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो 690 है। इट्स मीन डी पार्ट करेक्ट होगा। डी पार्ट में जो हमारे पास कंटेनर है या जो लिक्विड है वो अपने बॉटम पर सबसे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो लाजमी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले जो पेपर्स के इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, पेपर 2 भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो वो आपको मिल सके टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल हैज वेट 6 न्यूटन एंड द मेजरमेंट बता दी हैं 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्रेशर दैट कैन बी एक्सर्टेड व्हेन द रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। ओके, ये 3 डायमेंशनल मैंने एक ब्लॉक बनाया है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ओके, ये कुछ इस तरह पड़ा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये सरफेस पर पड़ा हुआ है। हमने देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रेशर जो है वो सरफेस पर, इसको किस तरह रखें कि स्मॉलेस्ट प्रेशर सरफेस पर पड़े। तो अगर हम चाहते हैं सरफेस पर स्मॉलेस्ट प्रेशर पड़े तो हमें देखना होगा कि ये जो एरिया है, जो सबसे लार्ज एरिया है वो सरफेस के साथ टच होना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पर बॉक्स का जो वेट है वो फोर्स होगी, ठीक है, जो डाउनवर्ड अप्लाई हो रही होगी अर्थ पर। तो जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट है, वेट तो कांस्टेंट ही रहना है, जिस तरह मर्जी रखें आप बॉक्स को। तो मसला क्या है, सिर्फ एरिया का और प्रेशर का आपस में रिलेशन बनेगा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। तो उसने कहा था स्मॉलेस्ट प्रेशर फाइंड करना है, तो इट्स मीन लार्जेस्ट एरिया जो है वो नीचे आना चाहिए सरफेस की तरफ, ये वाला, ठीक है। तो लार्जेस्ट एरिया कैसे आएगा, जब लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो नीचे वाली साइड पे होंगी, यानी कि 5 और 4। इट्स मीन हम अगर एरिया 5 मल्टीप्लाई 4 लेंगे, यानी कि जो एरिया है वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लें और फोर्स, तो प्रेशर हमारे पास स्मॉलेस्ट आएगा। तो प्रेशर हमारे पास, फोर्स हमारे पास 6 है, एरिया हमारे पास 20 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी पार्ट करेक्ट होगा, स्मॉलेस्ट जो प्रेशर है 0.3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एयर इज ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर बाय अ पिस्टन, द प्रेशर ऑफ द एयर इज P and the length of the air column is 20. Okay, the piston is moved outward until the length of the air column has increased to 40 centimeter. The temperature of the air remains constant. Okay, temperature में change नहीं आया। Then we know that according to Boyle's law, PV is equal to होता है constant. Okay, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज बताई जा रही हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और बात कि ये जो हमारे पास लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, इससे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। एक्चुअली एरिया इसका कांस्टेंट है, जस्ट लेंथ चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो एरिया कांस्टेंट है तो हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं लेंथ से, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो इज इक्वल टू होता है एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। तो एरिया में चेंज तो आ नहीं रहा, तो एरिया का यहाँ पर कोई काम नहीं है इतना, तो हम PL कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो P1L1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P2L2, यानी कि प्रेशर 1 और मल्टीप्लाई लेंथ 1 इज इक्वल टू होगा प्रेशर 2 मल्टीप्लाई लेंथ 2। बॉयल्स लॉ को ही मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया उनका।
ओके, तो प्रेशर 1 जो है वो P है, जैसे यहाँ पर ऊपर बताया गया, तो स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और लेंथ 1 जो है वो 20 है, पहले जो लेंथ थी वो 20 थी, यहाँ पर बताया गया। और इसी तरह जो P2 है अब वो कितनी हो गई है, वो हमने कैलकुलेट करना है, P2 प्रेशर 2, और लेंथ 2 कितनी है वो हमने बतानी है। अब देखिए जो लेंथ 2 है वो टोटल कितनी है, टोटल बतानी है, 14 ही पुट करना है यहाँ पर, ये ना समझिएगा कि 14 नहीं, लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है एयर कॉलम की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ है, जो लेंथ 2 है तो कितनी होगी, 20 + 40 टोटल 60। तो टोटल लेंथ जो कॉलम की है वो 60 हो गई है, तो ये आ जाएगा P20 / 60, तो ये आ जाएगा 3, तो P/3 जो है ये प्रेशर 2 होगा, तो B पार्ट करेक्ट होगा P/3। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ लॉन्ग ट्यूब फुल ऑफ मर्करी इज इन्वर्टेड इन अ स्मॉल डिश ऑफ मर्करी। ओके, द मर्करी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स लीविंग अ वैक्यूम एट द टॉप। ओके, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज व्हिच लेंथ डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होता क्या एक्चुअली कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अप्लाई होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मर्करी पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है और मर्करी जो है अपवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। तो अगर ये फोर्स डिक्रीज हो जाए, ये जो अप्लाई हो रही है यहाँ इस सरफेस पर, अगर ये फोर्स डिक्रीज हो जाए तो ये मर्करी भी जो है ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मर्करी जो है उस पर फोर्स कम होगी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो एक्चुअली कौन सी लेंथ डिक्रीज हो रही है, ये Q से लेकर जो R है ये R से स्टार्ट हो रहा है, तो Q से लेकर R तक जो लेंथ है इसमें डिफरेंस आएगा अगर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो QR जो है ये लेंथ डिक्रीज होगी, तो C पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ कोल्ड बॉटल कंटेनिंग अ ड्रिंक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल on a warm day. Drops of water form on the outside of the bottle, which process causes the drops to form. Okay, तो स्टूडेंट्स होता क्या है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल ये एक बोतल है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम करती है यहाँ पर क्या नाम है कि लैपटॉप पर बनाते हुए, ठीक है, तो इसको आपने बोतल समझते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर यहाँ पर इसमें वाटर फिल है तो होगा क्या कि जब ये कोल्ड बॉटल है तो एक्चुअली जो बाहर एयर है उसमें ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी जब वो यहाँ से इसके करीब से मूव करती है, एयर मूव करती है, तो उसमें ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये बॉटल कोल्ड होती है तो उससे ह्यूमिडिटी को ड्रॉप्स में चेंज कर देती है, कंडेंस कर देती है एयर को, तो वो ड्रॉप्स है फिर इस वाटर की जो बॉटल है इसकी सरफेस के ऊपर ही लग जाते हैं। आपने ये नहीं समझना कि वो बॉटल के अंदर से बाहर आते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कंडेंसेशन होती है एक्चुअली, यहाँ पर एयर को कंडेंस किया जाता है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा कंडेंसेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सम गैस इज ट्रैप्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, द गैस इज कूल्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज केप्ट कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस टू द गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा अगर हम गैस को कूल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी गैस को कूल करें तो एक्चुअली उसमें से एनर्जी हम निकाल रहे होते हैं, जब उसमें से एनर्जी हम एक्सर्ट करेंगे, वो गैस मॉलिक्यूल एनर्जी लूज कर देंगे तो उनकी मोशन स्लो हो जाएगी और उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर। तो ऑप्शंस को देखते हैं। दे कोलाइड विद द वॉल्स मोर ऑफन, नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तब होता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर को तो यहाँ चेंज नहीं किया हमने। दे कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा, अगर वॉल्यूम कम होता है तो एक दूसरे के करीब आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दे गेट क्लोजर टुगेदर, नो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसा तब होगा जब वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे हम। तो डी ऑप्शन है, दे मूव मोर स्लोली, यस डी पार्ट करेक्ट होगा, वो बहुत ज्यादा स्लोली मूव करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनमें से एनर्जी हमने निकाल ली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 100 ग्राम पीस ऑफ सॉलिड लेड एट रूम टेम्परेचर इज हीटेड, after 22 seconds it has all become liquid, the graph shows how its temperature varies with time. Okay, the power of the heater is 320 watt, which expression gives the specific latent heat in joule per kg of the lead. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, latent heat हमने फाइंड करनी है, तो latent heat we know that is equal होता है Q is equal to ml. ओके, तो L यह लेटेंट हीट है, तो L जो है लेटेंट हीट का अगर रिलेशन बनाए तो आ जाएगा Q/m, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हमने फाइंड करनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एनर्जी चाहिए, Q यहाँ पर हीट एनर्जी है, तो यहाँ पर उसने हीटर की पावर बताई है, तो पावर कैसे निकालते होते हैं, वी नो दैट पावर जो है वो इज इक्वल होता है वर्क डन, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम T। तो अगर आपने Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा PT। तो यहाँ पर अगर मैं Q की वैल्यू पुट करूँ तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला बन जाएगा PT/m। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पर जो पावर है वो 320 है, 320
मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात याद रखना है कि टाइम उसने ऊपर बताया था 22 सेकंड्स, तो ये 22 सेकंड नहीं पुट करने आपने, ये तो टोटल उसने टाइम बताया जिसमें हमने हीटर को ऑन किया है। तो एक्चुअली जब हमारे पास लेड है वो मेल्ट होना शुरू हुआ है, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेल्ट हुआ है, जस्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वी नो दैट जब फ्यूजन हो रही होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। तो हमें जस्ट ये वाला टाइम चाहिए, तो ये टाइम कितना होगा, देखें 15 से 20 पहले तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 सेकेंड्स, और उसके बाद ये 6 सेकेंड और 7, यहाँ पर 2 बॉक्स 1 सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो 7 सेकेंड का टाइम है, तो ओके 320 मल्टीप्लाई बाय 7, और मैस कितना है इस बॉक्स का 100 ग्राम, ये ऊपर बताया था यहाँ पर 100 ग्राम। तो 100 ग्राम्स को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास मैस 0.1 kg। ओके, तो इसको पुट करते हैं यहाँ पर 0.1 kg, तो इनको डिवाइड करेंगे तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगी। तो ये हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, 7 मल्टीप्लाई 320, यहाँ पर 300 नहीं आना था, यहाँ पर भी 300 नहीं आना, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 मल्टीप्लाई बाय 320 डिवाइड बाय 0.1, यही जो हमने अब एक्सप्रेशन बनाया वही सेम है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इंक्रीज व्हेन अ लिक्विड बिकम्स अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर तो क्या होता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता क्योंकि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मटेरियल का, जस्ट जो है मटेरियल लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा होता है। मॉलिक्यूल साइज इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज की बात हो रही है कि इंक्रीज क्या होता है, मॉलिक्यूल का साइज सेम रहता है, बेशक वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। द मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, गैस स्पेस, ये जो स्पेस है सॉलिड्स में बहुत कम होती है, लिक्विड में ये स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और गैसेस में ये स्पेस बहुत ज्यादा होती है। तो स्पेसिस का डिफरेंस आने की वजह से लिक्विड गैस में चेंज होता है एंड सो ऑन प्रोसेस चलता है, तो इट्स मीन सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करते रहें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट पेपर्स जिनका सोल्यूशन मैंने अपलोड करना है वो आप लोगों तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।